यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। सर हम कैसे हैं वो छोड़ो, जल्दी से ये बताओ सर कि कल जो आंसर की आई है उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो चैलेंज होंगे। सर जल्दी से बता दो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको चैलेंज करना चाहिए ताकि हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को चैलेंज कर दें। देखो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल अपना आंसर की जो है रिलीज कर दिया, जो भी पीजीडी का एग्जाम हुआ था तो उसके आंसर की जो है वो कल एचपीएससी के द्वारा जो है वो शाम को रिलीज कर दी गई है। और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर डाउट है। ठीक है, स्टूडेंट्स को काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को डाउट है कि ये भी चैलेंज होगा, ये भी चैलेंज होगा, इस तरीके से। ओके, तो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास में भेजे। मैंने काफी सारे क्वेश्चन को जो स्टडी किया और अब जो कंक्लूजन है वो आज मैं आपके सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो आप एक बार लगा लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके चैलेंज होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके चैलेंज नहीं होने चाहिए। मैंने इनमें वैसे देखो जो क्वेश्चन चैलेंज होंगे वो तो मैंने यहाँ पे बताए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें स्टूडेंट को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डाउट है, ठीक है ना, तो उनको भी मैंने यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर लिया है और मैं आपको बता दूंगा ये चैलेंज क्यों नहीं होंगे। ठीक है, ताकि आपके मन में जो डाउट है वो आपका दूर हो जाए। ओके जी, अब आपके सेट अलग अलग हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो देख लेना। ठीक है कि आपका सेट कौन सा है। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो बताते जाऊंगा और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए और क्या दिया हुआ है वो आपको मैं साथ साथ में जो है वो कंफर्म करता जाऊंगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक ये क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने मुझे भेजा, बोले कि सर ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंज होगा। क्वेश्चन है, एक प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है अपनी सेंसरी इंप्रेशन को इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर जो है वो हमारे हिसाब से जो है वो होना चाहिए क्या? बी, जबकि इसका एक्चुअल आंसर जो है वो है क्या? परसेप्शन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी? परसेप्शन ही आएगा। इसको आपको चैलेंज करने की नीड नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप चैलेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? आपका परसेप्शन ही आएगा। ठीक है ना, तो आंसर जो इसका करेक्ट है वो क्या है? ए, और यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, एक ये क्वेश्चन है व्हेन एनी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जब एक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, व्हाट डू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक, तो फिर उस टाइम पे एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे? ठीक है, जब एक मैनुअल, पहले एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को जो है फॉलो करती थी, अब वो कंप्यूटराइज पे आ गई है, तो बताओ जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो क्या करेंगे? तो अगर एक फर्म जो है मैनुअल से कहां पे आ गई है? कंप्यूटराइज पे आ गई है, तो एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन ना आपको मैं सही बताऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजेबल है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसको चैलेंज करें भी, मतलब वो इसको जो है हटा भी दें, और हो सकता है वो इससे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। उन्होंने जो आंसर दिया है वो बोल रहे हैं डू नथिंग। अगर आप क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे तो एक बात समझो कि अगर एक फर्म जो है वो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम से अपने आप को कन्वर्ट करिए कहां पे? कंप्यूटराइज में, तो ऐसा करने पर जो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेंगे? कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो क्या करेंगे? अब एचपीएससी बोल रहा है कि कंपनी के एम्प्लॉय कुछ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो लगता भी है कि हाँ, लेकिन अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? पहले वो लोग जो है अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहे थे? तो पहले वो अकाउंटिंग मेंटेन करते थे मैन्युअली, अब वो करेंगे कैसे? कंप्यूटराइज बेसिस पे। तो क्या होना चाहिए? तो अब अगर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में देखें तो हम बोलेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। दूसरा ये है कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे? ट्रेनिंग लेंगे। तो इसका आंसर वैसे होना चाहिए रेसिस्ट द चेंज एंड टेक ट्रेनिंग। ठीक है, आंसर इसके दो होने चाहिए, रेसिस्ट द चेंज ये भी बनता है और दूसरा टेक ट्रेनिंग ये भी बनता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है डू नथिंग, तो ये थोड़ा डाइसी से क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप इसको चैलेंज कर दो। ठीक है, इसका जो मोर एप्रोप्रिएट जो आंसर मेरे हिसाब से बनता है वो बनता है जी इसका डी, वो है आपका टेक ट्रेनिंग। कि अगर अब देखो तुम्हारा अगर वो कूड़ दिमाग चलेगा तो तुम बोलोगे नहीं, अगर मैनुअल से कंप्यूटराइज पे जाएंगे तो एम्प्लॉय हमेशा क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। एम्प्लॉय बोलेगा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक फर्म मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज पे जा रही है तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज उसके लिए जो है वो क्या करेंगे? नेसेसरी ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन जो है डू नथिंग, इसका जो आंसर देखे डू नथिंग, कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा, पहले आप अकाउंटिंग करते थे अपने कौन सी मैनुअल तरीके से, अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटराइज तरीके से, तो जो नॉर्मल एम्प्लॉइज है कंपनी के अंदर काम करने वाले वो क्या करेंगे? वो तो कुछ भी नहीं करेंगे।
मेन तो ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर सिर्फ इंपैक्ट आएगा, और यहां पे बात कर रहा है किसका, एम्प्लॉइज का। तो इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लॉइज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, भाई एम्प्लॉइज पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आप अगर किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, वो कंपनी जो है वो पहले काम करती थी कैसे, मैनुअल तरीके से, अब वो कर रही है कैसे, कंप्यूटराइज तरीके से अकाउंटिंग कर रही है। आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, मुझे बस ये बताओ, आप क्या करोगे। अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो कंपनी के, बोले तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप नहीं हो, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, बस ये बता दो। सर हमारे पास तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, हमको तो जो सैलरी मिल रही है अभी भी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी। लेकिन जो अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की बात करें स्पेसिफिकली, तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उनको एक तो वो रेसिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा उनको नेसेसरी ट्रेनिंग जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल एम्प्लॉइज की अगर बात करें, तो फिर आंसर जो है वो कहीं ना कहीं सही बनता है, डू नथिंग वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, बहुत सभी बच्चों के ये डाउट है कि रेसिस्ट रेसिस्ट रेसिस्ट, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि पंगा पड़ सकता है इसमें। अगर यहां पे एचपीएससी डू नथिंग ही करता है और इसको चैलेंज नहीं करता, तो आप कोर्ट में भी चले जाओ तो भी इसका नहीं बनने वाला, क्योंकि मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट जो है इसके बता दिए हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, बाकी फिर भी आप लगाओ इसको, मैं आपको फिर बोलूंगा अगर आप मार्जिन के ऊपर हो, क्योंकि मतलब अगर आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन का ही मार्जिन रहेगा, तो इट्स बेटर यार आप चांस मत लो, अब लगा देना है इसको, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बनता है टेक ट्रेनिंग, ठीक है। और बाकी इन्होंने डू नथिंग का है, भाई वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बाकी रेसिस्ट द चेंज ये भी बन सकता है आपका, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो है वो बनता है आपका टेक ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको आपको चैलेंज मत करना, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है मैनुअल वाला, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद अगला है फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है ऑन द बेसिस ऑफ। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है, इसमें एचपीएससी ने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी, और ये बात एकदम क्या करेक्ट है यार। एक बात बताओ, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है जब हम बनाते हैं, हम बैलेंस शीट को भी कंसीडर करते हैं, यस। और फिर क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्या P&L अकाउंट की स्टेटमेंट उठाते हो, क्या तब क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट हम रेफर करते हैं, यस। वहीं से तो नेट प्रॉफिट लेते हैं, फिर वो सारी आइटम जैसे जो एप्रोप्रिएशन हमने कर रखी है, एग्जांपल मान लो हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया, हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, ठीक है, कोई एमोर्टाइजेशन कर रखी है, क्या उसको हम दोबारा एड बैक करते हैं, यस। और वो आइटम आती कहां से मिलेगी आपको, वो आइटम मिलती है अपने को P&L अकाउंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती है दोनों के बेस पर, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर भी और बैलेंस शीट के बेस पर भी। तो करेक्ट आंसर इन्होंने सी दिया हुआ है और करेक्ट आंसर सी ही बनता है। तो इसको प्लीज चैलेंज मत कीजिएगा, कुछ भी आपको इसमें मिलने वाला नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनमें से कौन सा फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेड के अंदर जनरली हम लोग जो है वो चार मेथड को जो है वो लेके चलते हैं। एक होता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, एक है असेसमेंट सेंटर और एक है आपका साइकोलॉजिकल अप्रेजल, ठीक है। क्वेश्चन जो था इसमें बच्चे बोलेंगे बार्स मेथड। बार्स मेथड जो है वो आपका कहीं कहीं पे अगर आप गूगल करोगे ना, तो कहीं कहीं पे बार्स मेथड को भी ये फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड में जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रिनाउंड सोर्स अगर आप देखते हो, ये एक बुक है अश्वत्थापा का, ओके, इसको आप पढ़ो, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो है पूरा चैप्टर दे रखा है, उसको आप पढ़ोगे, वहां पे स्पेसिफिकली बाइफर्केशन जो है वो किया हुआ है और बता रखा है वहां पे कि जो बार्स है वो आपका पास ओरिएंटेड मेथड है, बार्स आपका फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ये आंसर जो है मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको चैलेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है एज पर एचपीएससी बार्स दिया हुआ है और आंसर बार्स ही होगा। इसको आप चैलेंज मत कीजिएगा, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने लिखा डोंट चैलेंज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है और इसका प्रूफ जो है वो अश्वत्थापा बुक है, वहां पे दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है, एक मशीन को परचेज किया 10,000 रुपए में, जिसको रोंगली रिकॉर्ड कर दिया परचेज अकाउंट में, इससे जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इससे उन्होंने ये दे रखा है कि इसका इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो शो करेगा डिफरेंस 10,000 रुपए का, जबकि करेक्ट आंसर जो है वो बनता है बी। बोले तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस। एक बात बताइए, आप एंट्री जो है वो क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपने मशीन परचेज करी, एग्जांपल मान लो कैश में, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करते, ठीक है। आपने बस कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं, हमने क्या एक अकाउंट को डेबिट तो किया ही है, एक अकाउंट को क्रेडिट हमने राइटली कर दिया, लेकिन डेबिट जिस अकाउंट को करना था उसको ना करके दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्या ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। तो आंसर इसका है ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। इसका आंसर जो है वो बनता है बी, जबकि उन्होंने दिया हुआ है ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी होगा, तो आप इसको जरूर चैलेंज कीजिए। आगे एक ये जनरल स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, ठीक है।
काफी बच्चों ने इसको भी इसके बारे में पूछा, बोले सर जनरल स्टेटमेंट जो गाइड करती है और चैनल द थिंकिंग ऑफ ऑल पर्सनल चार्ज विद डिसीजन मेकिंग, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको पॉलिसी बोलते हैं। लोग बोल रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका जो आंसर है, ठीक है, वो क्या आएगा? पॉलिसी। ये सही दिया हुआ है, इसको आप चैलेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। आगे एक ये क्वेश्चन है, एक मशीन को परचेज किया बिहार में, ड्यूरिंग ट्रांजिट मशीन जो है वो डैमेज हो गई। ट्रांजिट में बिहार से हमने कोई मशीन ली और हम हरियाणा में लेके आ रहे थे, ठीक है, और रास्ते के अंदर ही वो मशीन जो है वो क्या हो गई है? वो डैमेज हो गई, ठीक है, और उसके डैमेज जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो कितना आया? 20,000। अब इस एक्सपेंस को हम क्या ट्रीट करेंगे? ठीक है, उन्होंने ये बोला नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं, हम उस एक्सपेंस को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, एज पर माई ओपिनियन, वो बनता है कैपिटल एक्सपेंस। तो आंसर जो इसका करेक्ट है वो ए बनेगा, ठीक है। वैसे कुछ ऑथर के हिसाब से अगर हम बात करें कि मशीन के रिपेयर पर अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो जनरली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज के टाइम पे अगर हम कोई मशीन को परचेज किया, ठीक है, उस टाइम पे जो भी खर्चा होता है, वैसे तो वो सारा खर्चा मशीन की वैल्यू में कैपिटलाइज होगा, लेकिन रिपेयरिंग का खर्चा जनरली ये नहीं आता है। लेकिन क्योंकि मशीन को परचेजिंग के टाइम पे अगर मान लो रिपेयर करवा लिया तो वो आपकी मशीन की वैल्यू के अंदर ही कैपिटलाइज होगा। आंसर इसका जो है एज पर माई ओपिनियन वो बनना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि उन्होंने दिया हुआ है नन। ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है ये चैलेंज होगा ही होगा, तो आप इसका जरूर जो है जरूर चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से जो है वो क्या बनता है? ए बनता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, बैलेंस शीट प्रोवाइड करते इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। एट ए, उन्होंने दिया फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता बल्कि होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बैलेंस शीट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है वो डिपेंड करती है आपकी क्या? बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है ए, उन्होंने दिया हुआ है सी, जबकि करेक्ट आंसर जो है वो बनता है क्या? ए बनता है। और ये क्वेश्चन आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा? ए बनेगा। ओके, तो ये देख लेना, बैलेंस शीट वाला जो है ये क्वेश्चन जरूर चैलेंज होगा। आगे एक और क्वेश्चन है, द डेटा स्टोरेज सिस्टम रिमेन हिडन फ्रॉम द यूजर एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर टू द एक्सटेंट द यूजर इज ऑथराइज्ड टू असेस। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैकएंड डेटाबेस। उन्होंने जो है वो दिया हुआ है क्या? फ्रंट एंड, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बैकएंड। इसको भी आप जो है जरूर चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है ये बताना है। अब ना बहुत बच्चे यहाँ, ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूं, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या यहाँ पे आपको यहां पे स्पेशली ये बोला गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें? नो, यहां पे बोला ही नहीं गया। यहां बस ये बोला कि हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, पहली सही है या दूसरी सही है या दोनों सही है, आपको ये बताना है। पहली इक्वेशन के अंदर जो है वो क्या बोला गया? कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी। ये बात गलत, बस ये बताओ पहले, क्या ये बात गलत है या ये बात सही है? हमारी टोटल लायबिलिटी क्या है? हमारी टोटल लायबिलिटी है ओनर की, ओनर ने जो पैसा दे रखा है और जो बाहर से पैसा ले रखा है। क्योंकि ओनर की जो कैपिटल होती है, क्या वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है? लायबिलिटी है या नहीं है? यस, उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोल देते हैं, है या नहीं है? यस। और जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो तो हमारी लायबिलिटी है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये मेरी ग्रॉस लायबिलिटी बनती है नहीं बनती है? बनती है। तो ये आपका करेक्ट है। और दूसरा, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी एसेट के बराबर होती है, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, दोनों की दोनों जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं सर बी आएगा, बी आएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ऊपर ये नहीं लिखा गया कहीं पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो आंसर बी होता, बट वहां पे ऊपर दिया गया सिर्फ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दी है, बोल रहा है बताओ कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन गलत है। तो दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी सही है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा, बेफालतू में पैसा बर्बाद करने की नीड नहीं है, इसको मत चैलेंज कीजिएगा। बाकी फिर भी अगर आपको थोड़ी सी चुल मच रही है कि नहीं हम तो लगाएंगे, तो आप लगा लीजिए, क्या पता मैं गलत हूं और आप सही हो जाओ, ठीक है। तो चांस मत लेना। बाकी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंज नहीं होगा, जस्टिफिकेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आगे एक ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which ready to use among the following which ready to use accounting software package available in today market, ठीक है। तो इसका आंसर टैली, बीजी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने दे रखा है सी, जबकि इसका आंसर आएगा डी। तो इसको भी आप जो है वो जरूर चैलेंज जो है वो कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो चैलेंज होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बोलता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो है वो फीचर है। सबसे पहला बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर ए आएगा, जो कि गलत है भाई, गलत है। बोलता है इट फैसिलिटेट ऑफलाइन इनपुट। क्या ये ऑफलाइन इनपुट का फैसिलिटेट करता है? नहीं। आपको जो नोट्स दिया वहां पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है ऑनलाइन इनपुट।
तो ये आपका जो है वो गलत है। दूसरा, ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता, फेल होता है। तीसरा, ये जनरेट करता है प्रिंट आउट ऑफ द परचेज एंड सेल इनवॉइसेस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो है इन्होंने सी दे रखा है और सी ही आंसर आएगा, इसको आप चैलेंज मत करना, ये क्वेश्चन एकदम क्या है करेक्ट है। ठीक है, देख लेना इसको एक बार, तो इसको चैलेंज मत करना, करेक्ट आंसर सी है और उन्होंने सी दिया हुआ है। आगे एक अच्छा एक ये क्वेश्चन है, शेयर थे 2 लाख रुपए के, इशू कर दे फॉर द परचेज ऑफ एसेट 1,80,000, ठीक है। देन 20,000 जो है उसको क्या ट्रीट करेंगे। हमने एसेट तो लिया 1,80,000 की, उसके बदले में हमने सामान दे दिया 2 लाख रुपए का, ठीक है। हमने जो है वो एसेट लिए कितने की 1,80 की, जबकि हमने जो उनको शेयर दे दिए वो कितने के दे दिए 2 लाख के। तो हमने जो है वो फालतू पेमेंट कर दिया। तो फालतू पेमेंट किस नाम का किया होता है, जनरली हम लोग जो है अगर हम कोई एसेट को परचेस करते हैं अदर देन कैश, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो अगर हम फालतू पैसा अगर हमने पे किया ना तो वो होता है गुडविल के नाम का, ठीक है, और वो हमारे लिए क्या होता है लॉस होता है, और उसको धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पे उन्होंने इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, उन्होंने दे रखा है प्रीमियम, जबकि एक्चुअल के अंदर इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका डिस्काउंट। क्या बनेगा डिस्काउंट, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा डिस्काउंट। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं गुडविल ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि 2 लाख रुपए का अगर शेयर थे 2 लाख रुपए के हमने दे दिए, ठीक है, और जबकि एसेट लिए हमने कितने में 1,80,000 की, ठीक है। तो 20,000 रुपए जो है वो क्या है हमारे लिए, तो वो हमने उनको क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया अपने शेयर्स में, ठीक, अपने शेयर में क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या ट्रीट करते हैं गुडविल, क्या ट्रीट करते हैं गुडविल। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी आपका डिस्काउंट बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे एक ये दे रखा है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब हमने शेयर को फॉरफिट किया तो शेयर कैपिटल जो है वो डेबिटेड थी विद, नहीं ये क्वेश्चन था, ये तो सही है आपका, इसका तो कुछ नहीं करना। हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था, गुड्स थी 8,000 रुपए की, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, ओनली 25% रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मतलब कैश जो सेल हुई है वो कितनी हुई है 25% का। द अमाउंट पॉसिबल डिस्काउंट अकाउंट वो कितना होगा, देखो कितने की गुड्स है 8,000 की, 10% डिस्काउंट हो गया तो कितने की बच गई 7200 की। 7200 में कितना आपका कैश सेल है, तो 7200 की हमारी जो कैश से मतलब 7200 में से देखो जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो तो टोटल पे मिलेगा, और जो कैश डिस्काउंट है वो मिलता है किस पे कैश अमाउंट पे। तो आपका जो 25% की जो सेल है 7200 का 25% कितना हो गया 1800 की सेल जो है वो क्या है कैश सेल, और इसका 2% 1800 का 2% कितना बनता है 36 रुपए। ये है जी अपना क्या दिस इज द डिस्काउंट, ठीक है। तो जो अमाउंट डेबिटेड होगा डिस्काउंट अकाउंट में वो क्या होगा 36 रुपए, और ये एकदम क्या करेक्ट है। आंसर जो है वो डी होना चाहिए, और डी ही है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं 144 आना चाहिए, नहीं टोटल पे नहीं आएगा भाई, जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश सेल के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है वो डी होना चाहिए, और डी ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर टू। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जो है उन्होंने दे रखा है ये बी दे रखा है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट होता है टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल, ठीक है। हमारी कॉस्ट और सेल दोनों क्या बराबर है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका जरूर चैलेंज होगा, इसको आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, ओके। इसके अलावा एक है दी डैश ऑफ द वेंडर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर व्हाइल ऑप्टिंग फॉर द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। तो उन्होंने दे रखा है इसका ए लेवल ऑफ प्रॉफिट, जबकि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा कैपेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी जो है वो चैलेंज होना चाहिए, ओके। और इसको आप जरूर चैलेंज, ये थोड़ा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ए तो नहीं आना चाहिए, लेवल ऑफ प्रॉफिट तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ऑनेस्टी भी हो सकता है, कैपेबिलिटी, लेकिन ऑनेस्टी नहीं, जनरली हम लोग ना उसकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं कि जो वेंडर हमको मतलब जो पर्सन हमको ये सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसकी कैपेबिलिटी जनरली, ठीक है, वो कैसी है। तो कैपेबिलिटी इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे 16 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जिनमें आपको शायद डाउट आ रहे होंगे। इनमें से कौन कौन से चैलेंज हो गए आपको मैंने बता दिया, ठीक है, उनको आप देख लेना। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, और मैंने आपको अपने ओपिनियन के साथ में जस्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे बार्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत लोग बोले नहीं चैलेंज होगा, लेकिन नहीं होगा भाई वो, ठीक है, बेफालतू में मत्था मारने की नीड नहीं है, ओके। तो कुछ है ऐसी चीजें जिसमें आपको डाउट आ सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट होंगे शायद वो क्लियर हो गए होंगे, ओके। और इसके हिसाब से अब आप देखो
कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं और आप उन क्वेश्चन को चैलेंज कर लेना, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, बहुत बच्चे जब कल से आंसर की है, बहुत बच्चों का फोन आएगी, सर हमें तो बहुत ही इरिटेशन सी हो रही है, हमें तो सर एंजाइटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो भाई, तुम अपना जो कर्म है वो तुम निभाए हो, ठीक है। अब ऊपर जो ऑलमाइटी बैठा है ना, तो उसकी नजर आपके ऊपर है, और वो अगर आपने मेहनत करी है तो वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। एक बात ध्यान रखना, तुम अगर मेहनत तुमने करी है तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे कितने आंसर बन रहे हो, ठीक है। तुम्हारा तो पेपर क्लियर होगा ही होगा, ठीक है ना। और दूसरा एक डाउट ये आ रहा है कि सर पिछली बार के मुकाबले जब पेपर हुआ था ना, तो बहुत बच्चों को ये था कि सर हमारे तो 70 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट आए थे, लेकिन जब आंसर की उन्होंने मैच किया तो धीरे धीरे करके जो स्कोर है वो डाउन हो गया। तो अगर आंसर की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आप ये लगा के चलो आंसर की पिछली बार लगभग 50-51 के आसपास से जनरल की अगर मैं बात करता हूं, तो उससे 2-3 क्वेश्चन ही शायद बढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। आंसर की आपकी यही रहने वाली, मतलब जो कट ऑफ है वो आपकी यही रहने वाली है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बाकी 2-3 दिन में रिजल्ट जो है वो भी आ ही जाएगा, और आप अपना जो सब्जेक्टिव है उसकी प्रिपरेशन के ऊपर जो है वो लग जाओ अभी से, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है, 10 नवंबर को अपना पेपर भी है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ओके जी सर, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं, कौन से नहीं करने, आपके शायद ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो देखिए और प्रोसीड कीजिएगा आगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि आप अगर 1-2 क्वेश्चन का ही मार्जिन है, तो जिन क्वेश्चन में आपका दिल अगर बोल रहा है कि हाँ मुझे करना चाहिए चैलेंज, चाहे मैं मना कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर आपका दिल बोल रहा है तो आप कर दो। क्योंकि देखो, अगर वो चैलेंज हो गए क्वेश्चन, तो 250 रुपए शायद पर क्वेश्चन के वो आपको वापस रिफंड हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपका सोर्स है वहीं पर वापस जो है आपका वो पैसा जो है वो आ जाएगा। ओके, तो ज्यादा मतलब वो मत सोचना कि 250 रुपए के लिए भाई आप सोचो कि नहीं, आपको लग रहा है, आप स्ट्रांगली अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए, ठीक है, तो भाई लगा देना उसको, ठीक है ना। बोलो जी सर। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका रिजल्ट सबका जो है पॉजिटिव रिजल्ट है, जो आपने सोचा वो चीज आपको मिले। ओके, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।